नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी दैनिक भास्कर का ये संपादकीय है मैन्युफैक्चरिंग और प्रति व्यक्ति आय पर फोकस हो। इसका ये संपादकीय है। आइए देखते हैं इसके बारे में। सरकार को चुनिंदा आंकड़े देकर खुशफहमी पालने से बचना चाहिए। क्या लिखा है? सरकार को चुनिंदा आंकड़े देकर खुशफहमी पालने से बचना चाहिए। भारत को दुनिया में सबसे तेज विकास दर वाला देश बताने के पहले यह भी बताना होगा कि प्रति व्यक्ति आय या मानव विकास सूचकांक में हम दुनिया में पिछले अनेक दशकों से वहीं के वहीं पर हैं, जहां मंत्रालय का मानना है कि आने वाले 1-1.5 दशक तक अगर भारत 8% की विकास दर हासिल कर सके तो 2047 तक विकसित देशों में आ जाएगा। वहीं मॉर्गन स्टैनली की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि इस विकास दर से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगले 10 वर्षों में 8.5 करोड़ रुपए 8.5 करोड़ नए युवा जॉब मार्केट में खड़ी हो जाएंगे। और अगर भारत को बेरोजगारी खत्म करनी है तो कम से कम 12.5% की दर से लगातार 1 दशक विकास करना होगा। संकेत स्पष्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में शेयर पिछले 10 वर्षों में बढ़ाने की जगह 16.7% घटकर 15.9 रह गया है। मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में शेयर पिछले 10 वर्षों में बढ़ने की जगह पे क्या है, 16.7% से घट करके 15.9% रह गया है। तेज और संतुलित अर्थव्यवस्था तब कही जाती है जब कृषि क्षेत्र से युवाओं का मैन्युफैक्चरिंग में स्थानापन्न हो। लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है। युवाओं का मजबूरन कृषि क्षेत्र में लौटना मैन्युफैक्चरिंग की लगातार गिरती स्थिति का परिचायक है। न भूलें कि टैरिफ की मार से भारत के 50 अरब डॉलर के अमेरिकी निर्यात पर भी असर पड़ने जा रहा है। देश में 17.7% युवाओं का बेरोजगार हो एक चिंतनीय और आर्थिक परिदृश्य दिखाता है। छोटा सा है लेकिन बहुत ही शानदार बात कही गई है इस एडिटोरियल में, संपादकीय में। मैन्युफैक्चरिंग यानी आपको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना ही पड़ेगा। हम बोले कि हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। भाई प्रति व्यक्ति आय पे बात करो ना। हम प्रति व्यक्ति आय पे कहाँ पड़े हुए हैं? जहाँ अमेरिका में 90,000 प्रति व्यक्ति आय, हम भारत में 2,900 के समथिंग, 3,000 के समथिंग प्रति व्यक्ति आए हैं। तो इसको विकास नहीं कहेंगे। तो यही शब्द इस में बोला गया है। और दूसरा रहता है कि जीडीपी का बढ़ना। इसमें मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं बढ़ी है, मैंने महंगाई दर। जीडीपी भी 2 रेट पे काउंट होती है। जैसे कि एक रहती है करंट प्राइस पर, एक रहती है बेस प्राइस पर। ऐसे कि हालांकि अभी तो 2026 फरवरी से 2026 से 2022 को बेस ईयर मान लिया गया है। लेकिन इससे पहले अपने पास 2011-12 बेस ईयर है। उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाए तो कुछ भी नया नहीं हुआ है। सिर्फ महंगाई के अकॉर्डिंग ये अपनी जीडीपी बढ़ गई है। तो करंट ईयर और बेस ईयर, मेनली आप बेस ईयर का डेटा बताइए कि बेस ईयर के अकॉर्डिंग हम कौन से स्टेज पर हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। प्रति व्यक्ति आय पर ये बढ़ना बहुत ज़रूरी है और ग्राउंड लेवल पर वो भी। अगला, देश में आपसी सहयोग के बिना दुनिया चल नहीं सकेगी। कौशिक बसु विश्व बैंक के पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ये कठिन समय है कि एक तरफ असमानता बढ़ रही है, वहीं कई देशों के राजनेता गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कार्यक्रमों और सेवाओं में कटौती कर रहे हैं। साथ ही वे प्रवासियों और शरणार्थियों के खिलाफ भय और क्रोध को भी भड़का रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा,
समृद्धि को बढ़ाना और नागरिकों की सुरक्षा उनकी कथित नेक इरादे खुद को और अपने धनी साथियों को समृद्ध बनाने के एजेंडे को लेकर छद्म आवरण मात्र हैं। राजनीति के व्यवहार में आई इस गिरावट के कई कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है अर्थशास्त्र के व्यवहार में आई गिरावट। अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक प्रणाली बताया जाता है। अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक प्रणाली बताया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक निष्कर्ष भी हमारे मूल्यों और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिक निष्पक्षता के दावों का इस्तेमाल हमारी नैतिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्यों को जायज ठहराने के लिए किया जा सकता है। वास्तव में मुख्य धारा के अर्थशास्त्र, विशेष रूप से लंबे समय से प्रचलित नव उदारवादी विचारधारा जो विकास, दक्षता और मुक्त बाजार पर जोर देती है, इसने लालच, शोषण और विषमता को न केवल उचित ठहराया है बल्कि प्रोत्साहित भी किया है। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच पर आधारित 2012 के एक अध्ययन में पाया गया था कि शिक्षा लोगों को अधिक केयरिंग और मददगार बनाने में मदद करती है, लेकिन जिस तरह से अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है यह स्वार्थ को एक सामान्य और वांछनीय नैतिक सिद्धांत के रूप में बढ़ावा दे सकता है। एक अन्य नोबेल विजेता केनेथ एरो ने कहा था, बाजार तब तक काम नहीं कर सकते हैं जब तक प्रतिस्पर्धी फर्म और व्यक्ति भी अपने पारस्परिक दायित्वों का सम्मान नहीं करें। दूसरे शब्दों में वे विश्वास और सहयोग पर निर्भर हैं। एरो ने मुख्य धारा के अर्थशास्त्र की उस प्रवृत्ति को भी चुनौती दी जिसमें स्वतंत्रता और समानता का विरोधाभास माना जाता है। नव उदारवादी तर्क यह है कि किसी भी मात्रा में असमानता स्वाभाविक है, इसे कम करने का कोई भी हस्तक्षेप स्वतंत्रता को नष्ट करता है। लेकिन कई संदर्भों में स्वतंत्रता और समानता लगभग एक जैसी हैं। समानता को कमजोर करने वाले कार्य जैसे हड़ताल आर्थिक दबाव के अधिक सूक्ष्म रूप श्रमिकों की स्वतंत्रता को काफी सीमित करते हैं। वहीं एक छोटे से कुलीन वर्ग द्वारा अर्थव्यवस्था का दोहन यह दर्शाता है कि औपचारिक लोकतंत्र और स्वतंत्रता एक छद्म है। अंततः एरो ने लिखा है कि जो संस्थाएं घोर असमानताओं को जन्म देती हैं वे मनुष्यों की समानतापूर्ण गरिमा का अपमान हैं। दार्शनिक इशाया वर्लिन इनके अनुसार एक सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भेड़ियों की स्वतंत्रता का अर्थ है अक्सर भेड़ियों की मृत्यु। भेड़ियों की स्वतंत्रता का अर्थ अक्सर भेड़ों की मृत्यु। भेड़ों की स्वतंत्रता मतलब भेड़ों की मृत्यु। यह चेतावनी आज विशेष रूप से दूरदर्शी है जब न्यस्त स्वार्थों के पास अपने चुने हुए राजनेता और उद्देश्यों की ओर आकर्षित करने के लिए अपार संसाधन हैं, साथ ही जनमत को प्रभावित करने के लिए अभूतपूर्व डिजिटल उपकरण भी हैं। जैसा कि एक अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने कहा कि एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की जगह $1 एक वोट ने ले लिया है। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की जगह किसने $1 एक वोट ले लिया। व्यक्ति की जगह पे पैसा आ गया सीधी सी, यानी लोग वोट को पैसे से खरीदने लगे हैं। लेकिन आर्थिक स्वार्थ तो समस्या का केवल एक पहलू है। उग्र राष्ट्रवाद भी बढ़ती असमानता में योगदान दे रहा है। एक समय था जब राज्य आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण संस्था थे। प्रगति को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय गौरव की भी भूमिका होती है। लेकिन अब सामूहिक लक्ष्यों पर वैश्विक सहयोग का समय है। एक दूसरे की लाभकारी व्यापार व्यवस्थाओं से न्यायसंगत और समावेशी जलवायु कार्रवाई तक और बाजारों की बहुपक्षीय कार्रवाई भी परस्पर विश्वास और सहयोग पर निर्भर करती हैं। आपसी सहयोग में विश्वास को मजबूत करके अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे बहुपक्षीय संगठन दुनिया के देशों को अपने बलबूते हासिल की जा सकने वाली उपलब्धियों से कहीं ज़्यादा हासिल करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इन जैसी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए हमें अपनी नैतिक दिशा को फिर से जांचना होगा। केवल स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित करने को तर्कसंगत मानने या अपनी करुणा को केवल
उन लोगों तक सीमित रखने के बजाय जो हमारे जैसे दिखते हैं या बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमें मानवता को अधिक महत्व देना चाहिए। एक समय था जब राष्ट्र राज्य आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था थी। राष्ट्र राज्य आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण संस्था थी। प्रगति को बढ़ावा देने में भी राष्ट्रीय गौरव की अहम भूमिका होती थी, लेकिन अब सामूहिक लक्ष्यों पर वैश्विक सहयोग का समय है। अगला बिजनेस स्टैंडर्ड का ये एडिटोरियल है, जलवायु परिवर्तन मोर्चे पर निष्क्रियता का एक दशक। श्याम शरण लिखते हैं, ये लेखक विदेश सचिव रह चुके हैं। साल 2007 से 10 तक के दौरान जलवायु परिवर्तन पर भारत के मुख्य वार्ताकार भी थे। आज से 33 साल पहले 1992 में मैं भी उस समय भारतीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा था, जो रियो डी जेनेरियो में अंतिम दौर की वार्ता में शामिल हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कंजर्वेशन क्लाइमेट चेंज। तो ये सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। इसके सामने आया था यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन के आसन्न संकट से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयास था। विकासशील देशों के लिए इसमें कुछ अहम प्रावधान भी थे। इनमें से एक था 19वीं सदी में जीवाश्म ईंधन आधारित औद्योगिक दौर की शुरुआत के बाद पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में विकसित और औद्योगिक देशों की ऐतिहासिक जवाबदेही के सिद्धांत को मान्यता देना। क्या है, 19वीं शताब्दी में जीवाश्म ईंधन के आधार पर औद्योगिक दौर की शुरुआत, इसके बाद में पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन बढ़ रहा है उसके मामले में विकसित और औद्योगिक देशों की ऐतिहासिक जवाबदेही के सिद्धांत को मान्यता देना। कार्बन उत्सर्जन वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है और समय के साथ इसमें बहुत मामूली कमी आती है। मौजूदा उत्सर्जन, जिसमें विकासशील देशों का उत्सर्जन भी शामिल है, पहले से मौजूदा कार्बन में चरणबद्ध इजाफा हुआ करता है और पहले से भंडारित कार्बन और अब वातावरण में उत्सर्जित कार्बन की यह दलील ही जलवायु बहस का केंद्र में है। दूसरा, यूएनएफसीसी ने साझा किंतु विभिन्न जिम्मेदारियों और भिन्न संबंध क्षमताओं का सिद्धांत दिया, जिसे CBDR सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ है, एक और जहां ऐतिहासिक कारणों से जलवायु परिवर्तन से निपटना सभी देशों के लिए जिम्मेदारी है, वहीं क्योंकि विकसित देशों के पास धन और तकनीकी संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए। यूएनएफसीसी ने भी यह माना है कि विकासशील देशों के द्वारा जलवायु कार्रवाई जो कि अपनी सीमित संसाधनों के भीतर नहीं कर सकते हैं, उन्हें विकसित देशों से वित्त और तकनीकी दोनों के माध्यम से सहयोग मिलना चाहिए। यह वित्त मुख्य रूप से सार्वजनिक राजस्व से आना था और तकनीक का हस्तांतरण सरकार से सरकार के स्तर पर किया जाना था और निजी और परोपकारी योगदान इन दोनों का पूर्वक हो सकते हैं, लेकिन वे राज्य स्तरीय कार्रवाई का विकल्प नहीं बन सकते हैं। ये सिद्धांत और प्रावधान 1997 में अपनाए गए क्योटो प्रोटोकॉल में भी दोहराए गए थे और क्योटो प्रोटोकॉल में उत्सर्जन में कमी के लिए 2 प्रतिबद्धता अवधि सुझाई गई थी। पहला 2008 से 2012 तक और दूसरा 2013 से 2020 तक। इसका निर्धारण 2013 में दोहा संशोधन को अपनाने के बाद किया गया था, जिसमें 37 औद्योगिक देशों और यूरोपीय संघ ने आपस में पहले प्रतिबद्धता अवधि के लिए लागू होने वाले उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों पर बातचीत की और इस चरण के दौरान विकासशील देशों से उम्मीद नहीं थी कि वे कोई कानूनी रूप से बाध्यता उत्सर्जन लक्ष्यों को मानेंगे। केवल 2008 से 2011 तक की अवधि की 4 वर्ष की अवधि के लिए था। ये दूसरी प्रतिबद्धता अवधि के लिए कुल उत्सर्जन लक्ष्य में कमी का काम बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन कदमों से संबंधित एक अहम उपाय था। इसकी अनुपालन प्रक्रिया बहुत मजबूत थी। अगर कोई देश पहली प्रतिबद्धता अवधि में अपनी उत्सर्जन प्रतिबद्धता में कमी नहीं कर पाता है तो कमी को न केवल दूसरी प्रतिबद्धता में जोड़ दिया जाता बल्कि अतिरिक्त
उत्सर्जन कटौती के रूप में 30% जुर्माना भी लगाने की बात कही गई थी। पहला झटका तब लगा जब अमेरिका ने समझौता का पालन नहीं किया और खुद को समझौतों से बंधा हुआ नहीं माना। अमेरिका का यह व्यवहार बाद की वार्ताओं में भी दिखता रहा और 2015 का पेरिस समझौता भी शामिल है। वर्ष 2007 में आयोजित बाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, बाली 2007 में जो बाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो बाली कोप हुई थी, उसमें यूएनएफसीसी को बचाने का प्रयास किया गया था। इसमें सर्वसम्मति से बाली रोड मैप और बाली एक्शन प्लान को अपनाया गया था। इसके दो प्रमुख परिणाम थे। पहला था यूएनएफसीसी के सिद्धांतों और प्रावधानों के क्रियान्वयन को एक व्यापक प्रक्रिया के जरिए मजबूत करना, ताकि इस संधि की पूर्ण और प्रभावी और सतत क्रियान्वयन को संभव बना सके। इसके लिए दीर्घकालिक सहयोगी कार्रवाई पर एक विशेष कार्य समूह की स्थापना की गई, जो 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित 15वें कोप तक बहुपक्षीय वार्ताओं में लगा रहा। बाली कार्य योजना 4 स्तंभों पर आधारित थी। पहला, उत्सर्जन में कमी, दूसरा अनुकूलन और वित्त और प्रौद्योगिकी। दूसरा, विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि बाली कार्य योजना ने उनके द्वारा की जाने वाली जलवायु कार्यवाही और विकसित देशों के द्वारा वित्त और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के बीच एक संबंध स्थापित कर दिया था। तब से अब तक जलवायु गाथा एक निंदात्मक, योजनाबद्ध और अत्यंत आत्मघाती प्रयास रही है, जिसमें विकसित देशों ने यूएनएफसीसी को कमजोर करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून रूपी बाध्यकारी दस्तावेज यानी क्योटो प्रोटोकॉल से बिना किसी दंड से बाहर निकलने और विकसित और विकासशील देशों के बीच के अंतर को मिटाने की कोशिश की। मैं 2007 और 2010 तक भारत का प्रमुख वार्ताकार होने के नाते इसका प्रत्यक्ष गवाह रहा हूं और बाद की वार्ताओं का पर्यवेक्षक भी। इन वार्ताओं में हमारे विकसित देश साझेदारों ने क्या हासिल किया है? पहली बात, 2015 तक पेरिस समझौता बैठक में ऐतिहासिक जवाबदेही के सिद्धांत को त्यागा जा चुका था। इसका अर्थ यह भी था कि विकसित और विकासशील देशों के बीच का जो गैप था, स्पष्ट भेद समाप्त कर दिया गया था और पूरा ध्यान वर्तमान उत्सर्जन पर केंद्रित किया गया था। आगे आने वाले वर्षों में भारत का उत्सर्जन बढ़ना लाजमी है, भले ही हमारा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का आधा हो। दूसरा, उत्सर्जन वित्त और प्रौद्योगिकी की संबंधित कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं की अवधारणा को त्याग दिया गया और उसकी जगह स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं को अपनाया गया। अब वचन और समीक्षा प्रणाली लागू है। इसमें केवल नाम उजागर करना और शर्मिंदा करना ही प्रेरक तत्व है। हम जानते हैं कि कितने प्रभावी होंगे। 2015 का पेरिस जलवायु समझौता यूएनएफसीसी को कमजोर करने की इस प्रक्रिया को वैधता प्रदान करता है, जिसमें विकसित देशों की ओर से कमजोर आकांक्षात्मक लक्ष्य और अस्पष्ट प्रतिबद्धताएं शामिल थी। यह चरण प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्ष नवंबर में होने वाला COP 30 भी इससे अलग नहीं होगा, भले ही मेजबान ब्राजील इसे क्रियान्वयन COP कह रहा हो। एक सर्वसम्मत दस्तावेज अपनाने और जीत की घोषणा करने का दबाव एक और फिर न्यूनतम साझा सम्मति वाले परिणाम को सुनिश्चित करेगा। यह अफसोस की बात है कि भारत ने वास्तव में अपने और अन्य विकासशील देशों के हितों को नुकसान पहुंचाते हुए इस क्षय प्रक्रिया को चुपचाप स्वीकार कर लिया है। अभी भी देर नहीं हुई है। हम सच्चाई को स्वीकार करें और उन लोगों का सामना करें जो अपने ही महत्वपूर्ण हितों के निंदात्मक उपेक्षा के माध्यम से पृथ्वी को खतरे में डाल रहे हैं। यह एक वैश्विक चुनौती है और कोई भी देश उस खतरे से नहीं बच पाएगा जो हमारी सामूहिक उदासीनता से उत्पन्न होगा। चेतावनी के संकेत पहले ही मौजूद हैं। अगला जनसत्ता का एडिटोरियल है आभासी दुनिया के वास्तविक जोखिम। सुनील कुमार लिखते हैं उनको, पिछले कुछ वर्षों से यह साफ देखा जा सकता है कि स्मार्टफोन का किस स्तर पर विकास हुआ है और युवाओं के बीच इसका उपयोग किस तरह बढ़ गया है।
ऐसे उदाहरण आसानी से मिल जाएंगे। इसमें युवा पढ़ाई और किसी नियमित रोजगार का मार्ग चुनने के बजाय रील बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर उसे कमाई के रास्ते तलाश रहे हैं। अब यह लाखों युवाओं की हकीकत बन चुकी है। आज सोशल मीडिया के इस दौर में रील केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह पैसा और शोहरत कमाने का माध्यम बन चुका है। यह मानसिकता पढ़े लिखे युवाओं से लेकर आम गृहिणी, कामकाजी महिलाओं और ट्रक चालकों से लेकर के घर घर सामान पहुंचाने वाले तक फैल चुकी है। कभी मनोरंजन के लिए शुरू हुई यह डिजिटल संस्कृति अब युवाओं के जीवन में वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच की सीमाओं को धुंधला कर रही है। गांव, शहर, कस्बा और महानगर, हर जगह युवा कैमरे के सामने अभिनय करते हैं, सड़कों पर नाचते हैं और खतरनाक करतब करते दिखाई देते हैं। इस क्रम में वे अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूकते हैं। पहले युवा वर्ग डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, लेखक, सैनिक, खिलाड़ी आदि बनने का सपना देखता था। कुछ युवा फिल्मों से प्रभावित होकर के अभिनय की दुनिया में कदम रखने के लिए वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद अपना स्थान मुश्किल से बना पाते थे। मगर आज का युवा परिश्रम के बजाय इन्फ्लुएंसर, यानी समाज में अपना प्रभाव बनाने वाला, उसको इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, वो बनना चाहता है। अब लक्ष्य ज्ञान या कौशल नहीं बल्कि लोकप्रियता हासिल करना है, थोड़े समय में दौलतमंद बन जाना है। यह संस्कृति एक नई मानसिकता को जन्म दे रही है जो सामाजिक विकृति का कारण भी बन रही है। रील बनाना अब कला नहीं है बल्कि एक प्रतिस्पर्धा है। समाज में सहयोग की जगह तुलना और प्रतियोगिता ने ले ली है। सहयोग की जगह किसने ले ली है? तुलना और प्रतियोगिता ने ले ली है, जहां हर कोई दूसरों से अधिक लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कोई चलती ट्रेन के पास नृत्य कर रहा है तो कोई पुल से कूदता हुआ, कोई सड़क पर कर्तव्य करता दिखता है तो कोई सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर सोशल मीडिया के लिए सामग्री तैयार करता है। इससे कई तरह की मानसिक और सामाजिक विकृतियां भी पैदा हो रही हैं, तो जो कई बार हत्या और आत्महत्या जैसी आपराधिक घटनाओं के रूप में भी सामने आ जाती हैं। युवा सोचते हैं कि यदि उन्होंने कुछ अनोखा किया है, चाहे उनमें जान का जोखिम क्यों न हो, उससे उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी, मगर कई बार इसकी कीमत जान गंवा कर चुकानी पड़ती है। देश में रेल मार्ग के पास इस तरह की वीडियो बनाते हुए कितने लोगों की जान जा चुकी है, इसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, मगर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और नागपुर मंडल के एक अनुमान के मुताबिक 2025 के शुरुआती 5 महीने में 97 लोग ट्रेन से कट करके मारे गए जो रील बनाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका की बार्बर लॉ फर्म की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में सेल्फी लेते समय मौत की घटनाओं में से 42.1% घटना भारत में ही हुई है। बार्बर लॉ फर्म के रिपोर्ट के अनुसार ये महज हादसे नहीं है बल्कि उस समाज की त्रासदी है जिसने वास्तविक जीवन के बजाय आभासी छवि को अधिक मूल्यवान बना दिया है। युवाओं से बढ़ती यह प्रवृत्ति उन्हें वास्तविक संबंध और सामाजिक जिम्मेदारी से दूर ले जा रही है। इस संस्कृति का एक और खतरनाक पहलू अभद्रता और हिंसा का महिमा मंडन है। आज सोशल मीडिया पर मौजूदा अधिकांश सामग्री सामाजिक शालीनता की सीमाओं को लांघ चुकी है। विडंबना यह है कि इस तरह की सामग्री को दर्शक भी पसंद करने लगे हैं। किसी समाज की सभ्यता का आकलन इस बात पर भी किया जाता है कि वह अपने युवाओं को किस दिशा में प्रेरित करता है। जब युवाओं की ऊर्जा ऐसी सामग्री तैयार करने में लग रही है तो यह सामाजिक पतन का स्पष्ट संकेत है। आज कोई यह नहीं पूछता है कि हमारी शिक्षा और पारिवारिक व्यवस्था इतनी असफल क्यों हो गई है। युवा अपनी पहचान सिर्फ कैमरे में खोजने लगा है। आभासी दुनिया से जुड़ी इस संस्कृति ने न केवल युवाओं की ऊर्जा को भटकाया है बल्कि समाज की नैतिकता को भी चोट पहुंचाई है। सड़क दुर्घटना के दौरान मदद करने के बजाय लोग अब मोबाइल निकाल करके वीडियो बनाते हैं क्योंकि इस तरह की सामग्री के प्रसार का लोभ मानवता से बड़ा हो गया है। अब मानवीय संवेदनाओं की जगह प्रसिद्धि का आकर्षक साफ दिखाई देता है। बच्चों के साथ साथ माता पिता के संवाद और मित्रता का स्थान अब स्क्रीन ने ले लिया है। यही कारण है कि मोबाइल बच्चों का शिक्षक, मित्र और आदर्श बनता जा रहा है।
दुखद यह है कि इस बदलती मानसिकता के बीच परिवार, शिक्षा और समाज मौन है। समाचार माध्यम भी सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने वाले सामग्री को खबर के रूप में परोसते हैं, जिससे युवाओं के बीच इस तरह की सामग्री बनाने की होड़ और तेज हो जाती है। वीडियो के जरिए रील की फलती फूलती संस्कृति सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं बल्कि आर्थिक तंत्र का भी हिस्सा है। लोग सोशल मीडिया पर सामग्री डालकर पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए भी वही सामग्री आगे बढ़ाते हैं जो अधिक लोगों को आकर्षित करे, चाहे वह कितना भी सतही, हिंसक और अपमानजनक या अभद्र क्यों न हो। युवाओं को शायद ही इस बात का एहसास हो कि डिजिटल उत्पाद बनते जा रहे हैं। उनका समय, ध्यान और भावनाएं डेटा और विज्ञापन के रूप में बिक रहे हैं। युवा सोचते हैं कि वे रचनाकार हैं, जबकि वास्तव में वह एक उपभोक्ता हैं जिन्हें बार बार स्क्रीन पर आने के लिए आकर्षित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर रील का जुनून केवल व्यक्ति का बाहरी व्यवहार नहीं बदलता है, बल्कि उसकी भीतर की दुनिया को भी विकृत कर देता है। असफलता की दर प्रसिद्धि और समर्थकों की संख्या से मापी जाने लगी है। यही तत्व दोस्ती, प्रेम और आत्मविश्वास का पैमाना बन गए हैं। मनोचिकित्सक मानते हैं कि डोपामिन हिट यानी रील को पसंद करने वालों की संख्या से मिलने वाली क्षणिक खुशी अब डिजिटल नशे के रूप में ले चुकी है। युवा इस भ्रम को हकीकत मानने लगे हैं कि सोशल मीडिया पर सराहना ही उसकी असली पहचान है। इस प्रवृत्ति के कारण वे वास्तविक जीवन से कटने लगे हैं, पढ़ाई और अपने कार्य में उदासीन हो गए हैं, मानसिक अस्थिरता का शिकार होने लगे हैं। युवाओं को यह समझना होगा कि असली पहचान स्क्रीन पर नहीं, वास्तविक जीवन में है। जितना भी अपनी प्रतिभा और संवेदनशीलता को वास्तविक समाज में लाएंगे, उतना ही उनका अस्तित्व अर्थपूर्ण बनेगा। जरूरत है कि आज की युवा पीढ़ी को सही दिशा देने की, ताकि कैमरे के सामने सिर्फ दिखावे के बजाय विचार, संवेदना और परिवर्तन की सच्ची तस्वीर बने। हिंदुस्तान.com का ये संपादकीय है प्रशासन में जाति भेद। प्रशासन से जुड़ी ऐसी गंभीर शिकायतें सामने आई हैं जिनसे पता चलता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच आंतरिक रूप से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या और उसके बाद सहायक उप निरीक्षक एएसआई संदीप लाठर की मौत ने न केवल हरियाणा बल्कि देश भर में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि देश के आला अधिकारी इस पर क्या सोचते हैं। यह तो स्पष्ट नहीं है कि मगर लोगों को यह पता तो चले गया है कि उच्च अधिकारियों के बीच संवाद और समन्वय और परस्पर सम्मान का स्तर ऊंचा नहीं है। आईपीएस पूरन की कथित आत्महत्या का मामला जाति भेद से लेकर भ्रष्टाचार और अपराध की दुनिया तक जुड़ता लग रहा है। इस मामले में रोज कोई नया पहलू जुड़ रहा है। स्वाभाविक ढंग से देखें तो आत्महत्या करने वाले अधिकारी काफी वरिष्ठ थे। वो 24 साल से आईपीएस थे। क्या उन्होंने जातिगत भेदभाव को इतने वर्षों तक झेला? आला अधिकारियों पर तो ये जिम्मेदारी होती है कि कमजोर दलितों, पिछड़ों को किसी तरह के भेदभाव से बचाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दें। अब तो सवाल यह खड़ा हो गया कि प्रशासनिक सेवाओं में जातिगत भेदभाव इतना प्रबल है कि आला अधिकारी भी घुटने टेक रहे हैं। आशंका यह भी जताई जा सकती है कि हरियाणा का यह मामला अकेला नहीं है। क्या यह प्रशासनिक प्रशिक्षण के दौरान ही जातिगत भेदभाव जैसी खराबी को दूर नहीं किया जा रहा है? एक आईपीएस की कथित आत्महत्या पूरी प्रशासनिक सेवा के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। यह आईपीएस अधिकारी अपने अंतिम संदेश में एक नहीं बल्कि 8 वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगा के गए हैं। अब इन 8 अधिकारियों का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उनकी अपराध को उनका महकमा कैसे प्रमाणित करेगा। अगर प्रशासन में जातिगत भेदभाव है तो क्या जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं होगी? भूलना नहीं चाहिए कि इन आईपीएस अधिकारी की पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है और प्रारंभ में उनका जो व्यवहार रहा उससे यही संदेश गया है कि एक प्रशासनिक अधिकारी का भी अपने प्रशासन पर विश्वास पुख्ता नहीं है। अपने
आईपीएस पति के शव का पोस्टमार्टम रोकने का जो प्रयास आईएएस पत्नी ने किया, उससे कुछ देर में ही कई सवाल खड़े हो गए थे। हालांकि उन्होंने बाद में प्रशासन पर पूरा विश्वास जताया, मगर इससे पहले जो कुछ हुआ वो प्रशासन की कमियों को शुमार हो गया। एक बड़ा सवाल भ्रष्टाचार का है। इसी मामले में भ्रष्टाचार के ताजा आरोप भी कहीं बाहर से नहीं लगे हैं, बल्कि ऐसे एएसआई ने लगाए हैं जो खुद जांच में शामिल थे, जिन्होंने तथाकथित तौर पर खुद ही खुशी कर ली। अब क्या होना चाहिए? यहाँ पति को खोने वाले आईएएस अधिकारी के गुहार ध्यान देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ पेशेवर, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से की जाएगी, ताकि कानून के अनुसार सच्चाई सामने आ सके। बाकी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। समग्रता में देखें तो अगर देश में प्रशासनिक सुधार की जरूरत है तो इस कार्य में देरी नहीं होनी चाहिए। गौर कीजिए कि गुरुवार को ही पंजाब के एक डीआईजी को सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन से शिकायत की लंबी होती सूची का एक ही इशारा है कि खेत को बाढ़ से बचाने की जरूरत आन पड़ी है। अगला, हेलेंसिकी से यातायात प्रबंधन सीखें महानगर। प्रीवियस क्वेश्चन तकनीकी और सामाजिक उद्यमी है। दीपावली के दिन करीब आते ही सड़क मार्ग से दिल्ली गुरुग्राम की दैनिक यात्रा करने वाले लाखों लोगों की चिंताएं गहराने लगी हैं। वजह है भयानक ट्रैफिक। यूं भी हर सुबह गुरुग्राम एक धीमी गति वाले अव्यवस्थित नाटक में बदल जाता है। हॉर्न की आवाजें, धुआं के बादल और झुंझलाहट, ये सब मिलकर एक ऐसे चक्र का निर्माण करते हैं जिससे हमने सामान्य जीवन मान लिया है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2-2 घंटे लगना, आसमान छूता मानसिक तनाव और गिरती उत्पादकता, मगर जवाबदेही किसी की नहीं। अगर हम इसे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में देखते हैं तो शायद कुछ कार्रवाई करते हैं। रोजाना का जाम केवल असुविधा नहीं, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदेह है। मगर सरकारें और समाज दोनों ने इसे न्यू नॉर्मल के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए संकट की अनदेखी की जाती है। हालांकि समस्या का समाधान निकालने का विज्ञान हमारे पास है, मगर हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक गणितीय मॉडल विकसित किया है जिससे ट्रैफिक कंट्रोल एल्गोरिथम को कुशलता से परखा जा सकता है। यह मॉडल 2 बिन नेटवर्क मॉडल कहलाता है, एक सरल पर प्रभावी तरीका जिससे वाहन प्रवाह को समझा और अनुकूलित किया जा सकता है। हर गाड़ी को सिमुलेट करने के बजाय यह मॉडल सड़कों को 2 मुख्य दिशाओं में बांटता है, उनके बीच वाहनों के प्रभाव को विश्लेषण करता है। इससे कम कंप्यूटिंग संसाधनों में यही समझा जा सकता है कौन सी नीति जाम को जल्दी और बेहतर तरीके से खत्म कर सकती है। हमारे महानगरों को ऐसी डेटा आधारित वैज्ञानिक प्रणाली की बेहद जरूरत है। हर एक नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस को देश के शीर्ष तकनीकी संस्थानों को मिलकर शहर का सटीक ट्रैफिक मॉडल तैयार करना चाहिए। अब अनुभव के आधार पर ट्रैफिक नहीं संभाला जा सकता है, इसे मापना और संचालित करना ही होगा। गुरुग्राम का उदाहरण सामने है, यह ढांचा लेकिन प्रणालीगत डिजाइन नहीं है, लिहाजा आए दिन जाम की समस्या पैदा होती रहती है। समस्या यह है कि नगर निगम, जीएमडीए, एनएचएआई, हुडा और ट्रैफिक पुलिस सभी की जिम्मेदारी एक दूसरे से टकराती है। एक ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जाए तो कोई नहीं जानता कि उसे कौन ठीक करेगा। जाम की कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि हर मध्यम वर्गीय व्यक्ति का सपना एसयूवी सार्वजनिक परिवहन नहीं है। दरअसल हमारे यहाँ सार्वजनिक परिवहन की हालत बेहद खराब है। फिर हमारे शहरों में बिना सुचिंतित योजना की सड़कें चौड़ी कर दी जाती हैं, उन पर सिग्नल समन्वय, जल निकासी और फुटपाथ की अहमियत नहीं समझी जाती है। फ्लाईओवर का एक जाम हल करता है तो दूसरा जाम 500 मीटर आगे बढ़ जाता है। हमारे महानगर हेलेंसिकी से सबक ले सकते हैं कि फिनलैंड की राजधानी
हेलेंस्की ने 2024 में 0 सड़क दुर्घटना मृत्यु का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। ऐसा किसी संयोग से नहीं हुआ, बल्कि यह सुनियोजित सुधारों का परिणाम था। नगर प्रशासन ने वहां गति सीमा में कमी की। आधे से अधिक इलाकों में गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई थी, जिससे दुर्घटना की तीव्रता और संख्या दोनों घट गई। ऊंचे ऊंचे क्रॉस वॉक, सुरक्षित चौराहों और बेहतर प्रकाश व्यवस्था ने पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों के लिए रक्षा की। सार्वजनिक परिवहन और साइकिल लेन और पैदल चलने की सुविधाओं में भारी निवेश किया। इससे निजी कारों पर निर्भरता घटी और सख्त ट्रैफिक पुलिसिंग से एक सुरक्षित ड्राइविंग संस्कृति बनी। जाम की समस्या जूझने वाले हमारे तमाम शहरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सिग्नल सिस्टम परीक्षण के लिए आईआईटी बॉम्बे का जो 2 विन मॉडल है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेन अनुशासन और नो पार्किंग जोन का पालन सख्ती से हो सकता है। जब तक इस तरह से कदम नहीं उठाएंगे तो ट्रैफिक की समस्या सरदर्द बनी रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।